इस वीडियो में आपको बताऊंगा डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर के बारे में, जिसे शॉर्ट में डीपीडीआर भी कहा जाता है। डीपीडीआर एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है जिसमें एक पेशेंट को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे कि वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गया है, या वो अपने बॉडी फीलिंग सेंसेशंस और अपने जो थॉट्स हैं उनसे डिस्कनेक्टेड है, या वो अपने सराउंडिंग से अपने आसपास के माहौल से अपने को थोड़ा डिटैच्ड और डिस्कनेक्टेड पाता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे आसपास की दुनिया रियल नहीं है, या जैसे वो अपने शरीर में नहीं एग्जिस्ट करता। जैसे कि जो भी वो सेंस कर रहा है, जो भी उसके सेंसेस हैं, सुनना, देखना, स्मेल करना, ये सारे जो सेंसेस हैं, ये जो भी सेंसेशंस इनसे आ रही हैं वो शायद रियल नहीं है। तो उसको अपनी और अपने आसपास की दुनिया की रियलिटी पर एक डाउट होता है, और ना ही सिर्फ इसमें डाउट है जबकि उसको एक्चुअल में महसूस होता है जैसे कि उसके आसपास की दुनिया रियल नहीं है। इस तरह के मेंटल स्टेट को डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन कहा जाता है। डीपर्सनलाइजेशन का यहां पर मतलब हुआ जब एक पेशेंट ऐसा महसूस करे कि वो अपने शरीर में एग्जिस्ट नहीं करता, और डीरियलाइजेशन में आसपास की दुनिया रियल नहीं लगती। तो ये दो तरह के सिम्टम्स इसमें अक्सर देखने में आते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ डीपर्सनलाइजेशन के सिम्टम हो सकते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ डीरियलाइजेशन के होते हैं, तो कुछ लोगों को दोनों तरह के ये सिम्टम्स देखने में आ सकते हैं। इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते। साइकोटिक मतलब जैसे स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर या स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर में मिलते हैं, जिसमें पेशेंट को डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होते हैं, क्योंकि वहां पेशेंट रियलिटी से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। पर डीपीडीआर के मामले में पेशेंट जानता है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है। वो समझ सकता है कि वैसे तो शायद आसपास की दुनिया रियल होगी पर मुझे नहीं लग रही। तो पेशेंट को एक सेंस होती है कि वो एक सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहा है और उसकी वजह से उसे डिस्कम्फर्ट आता है। और ऐसे में पेशेंट जो है वो अपनी थेरेपी या अपने इलाज के लिए डॉक्टर को भी कंसल्ट करता है। पेशेंट समझता है कि वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके लिए उसको इलाज चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सोचकर, ये सब चीज़ें महसूस करके उसको अच्छा नहीं लग रहा, और उसके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ या जो भी वो काम है जो करता है उसमें उसको मज़ा नहीं आ रहा, और वो सारे काम उसके अफेक्ट हो रहे हैं। तो पेशेंट को रियलाइजेशन होती है, इंसाइट होती है, इसलिए ये साइकोटिक सिम्टम्स नहीं होते। अब पहले बात करेंगे कि डीरियलाइजेशन के किस तरह के सिम्टम लोग अक्सर एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिन्हें कि डीपीडीआर की बीमारी है। पेशेंट को अपने एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड तो फील होता है, पर ये जो डिस्कनेक्शन है ये कई अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। जैसे पेशेंट को लग सकता है कि आसपास जो चीज़ें हैं उनके जो कलर हैं या जो शेप है या उनकी हाइट है वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। मतलब पीला रंग पीला ना लग के उसके अंदर अलग अलग कलर महसूस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको पीले की जगह लाल दिखाई पड़ेगा, पर पेशेंट उस पीले रंग को पूरी तरह से पहचान नहीं पा रहा, उसे ऐसा महसूस होगा। उसे कंफ्यूजन सी महसूस हो सकती है। साथ ही उसे चीज़ों की शेप भी जैसी है उसे वैसी ना महसूस होकर कुछ डिस्टॉर्टेड सी दिखाई पड़ सकती है। चीज़ों का जो अपने से जो डिस्टेंस है, जैसे कोई कुर्सी अगर उससे मान लीजिए 5 फीट दूर पड़ी है, तो पेशेंट को लग सकता है कि ये कुर्सी मेरे पास है या मेरे दूर है, क्या हमारे बीच 5 फीट का फासला है या शायद 50 फीट का फासला है। पेशेंट को उस डिस्टेंस की सेंस थोड़ी कम होगी। इसी तरह एनवायरनमेंट में आने वाली साउंड या लाइट, उसके लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी महसूस होगी, बहुत हाइपर अवेयरनेस महसूस हो सकती है। लग सकता है कि आसपास की सारी आवाज़ें बहुत क्लियरली उसके कान में सुनाई दे रही हैं, और वो हर छोटी बड़ी आवाज़ के लिए भी बहुत अवेयर है। पेशेंट का टाइम को लेकर भी परसेप्शन थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो सकता है। मतलब जो चीजें उसके प्रेजेंट में हो रही हैं उसे लग सकता है कि पास्ट में हुई हैं, या जो चीजें पास्ट में हुई हैं उसे लग सकता है कि मेरे से आज हो रही हैं या मेरे से अभी सुबह ही हुई हैं मेरे साथ। तो पेशेंट का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर जो पूरा परसेप्शन है वो थोड़ा बिगड़ सकता है। इसी के साथ अपने आसपास की सराउंडिंग्स में जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 2D शेप में दिखाई पड़ सकते हैं, या ऐसा लग सकता है कि आसपास की चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हैं, कलरलेस हैं, धुंधली दिखाई पड़ सकती हैं। उसे महसूस होगा कि जैसे चीजों में धुंधलाहट है, ब्लरी सी महसूस होंगी। जैसे पिक्सल्स होते हैं, जब पिक्सल्स को बहुत मैग्नीफाई करके देखा जाए तो वो स्क्वायर्स दिखाई देते हैं। पेशेंट को महसूस होगा कुछ ऐसा उसे दिखाई दे रहा है। आसपास की चीजें फैलती हुई या सिकुड़ती हुई महसूस हो सकती हैं। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसमें आसपास की दुनिया का जो उनका अनुभव है, जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा डिस्टॉर्टेड दिखाई पड़ेगा। अब ये जो डीरियलाइजेशन के सिम्टम्स हैं ये कुछ मिनट के लिए भी एक्सपीरियंस करने में आ सकते हैं,
कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते तो कुछ महीनों तक ये एक्सपीरियंस करने में आ सकते हैं। मतलब ये जो फीलिंग है ये परसिस्टेंट हो सकती है। हो सकता है कि पेशेंट हमेशा ऐसा महसूस करे, या हो सकता है दिन के किसी एक समय ऐसा महसूस करे, जैसे सुबह उठने के बाद या शाम के समय या रात को सोने से पहले। या हो सकता है कि पेशेंट किसी एक्टिविटी के दौरान ऐसा महसूस करे, जैसे जब वो पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, किसी चीज में ध्यान लगा रहा है, तो हो सकता है उसी दौरान वो पेशेंट जो है इस तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे। और अगर ये सिम्टम्स लंबे समय तक भी टिके रहते हैं तो ऐसा नहीं कि हमेशा पेशेंट इन्हें एक्सपीरियंस करेगा। कई बार कुछ दिनों के लिए ये सिम्टम्स चले जाते हैं तो फिर दोबारा लौट आते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये जो सिम्टम्स हैं ये स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में एक्सपीरियंस करता है पेशेंट। तो जब भी थोड़ा तनाव आएगा, जब भी थोड़ा वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड होगा, तो वो ऐसा पाएगा कि उसके ये सिम्टम्स तब लौट आते हैं। तो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में या जो भी कोई इमोशनल या कॉन्फ्लिक्ट डिफिकल्टी है उसमें इसके सिम्टम्स लौट आते हैं। पेशेंट को हमेशा डीरियलाइजेशन में ऐसा लगता है जैसे उसके और दूसरों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी है, चाहे वो एक कांच की दीवार की तरह ही लगे, क्योंकि उसको दिख तो सब रहा है, महसूस तो सब हो रहा है, पर फिर भी उसे लगता है कि दूसरों के और उसके बीच एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, एक बहुत बड़ा फासला है। और ये जो फासला है, ये जो दूरी है, ये उसे बड़ी परेशान करती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दूसरों के साथ अब रिलेट नहीं कर पा रहा, दूसरों को समझ नहीं पा रहा, दूसरों के साथ एक तालमेल नहीं बिठा पा रहा, दूसरे उसे समझ नहीं पा रहे, दूसरों के फीलिंग्स को वो नहीं जान पा रहा, दूसरे उसकी थॉट्स नहीं समझ पा रहे। तो इस तरह से थॉट, फीलिंग्स और इमोशंस का जो एक एक्सचेंज होता है रोजमर्रा के रिलेशंस में, पेशेंट को अक्सर ऐसा लगेगा कि ये अब हो नहीं पा रहा और इसमें एक दूरी आ चुकी है। और यही चीज पेशेंट को बहुत परेशान भी करती है। पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि जैसे बाहर की जो दुनिया है वो एक फिल्म की तरह है, वो एक मूवी है जिसे देख रहा है, जिसका वो हिस्सा नहीं है। वो अपने को अपने आसपास की दुनिया के हिस्से के तौर पर नहीं देख पाता। ऐसा लगता है कि जैसे बाहर की दुनिया और उसमें एक बहुत बड़ा फासला है, और वो बस जैसा है चीजें बस उनको वैसा देख रहा है और चीजें बस किसी तरह से हो रही हैं। कभी कभी उसे लग सकता है कि टाइम जो है वो तेजी से दौड़ रहा है, कभी लगेगा कि टाइम एकदम ठहर गया है। तो इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट अक्सर एक्सपीरियंस कर सकता है। अब बात करेंगे डीपर्सनलाइजेशन की। डीपर्सनलाइजेशन में जैसे कि बताया, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपने शरीर में मौजूद नहीं है, जैसे कि वो अपने बॉडी, अपने माइंड में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि वो अपने शरीर से कहीं बाहर एग्जिस्ट करता है। पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि जैसे वो खुद को एक मूवी की तरह देख रहा है, जैसे कि वो एक मूवी का कैरेक्टर है और उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं या जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो बस उन्हें देख रहा है, वो सब उसके साथ हुए जा रहा है। वो खाना खा रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो उसको बस ये सब चीजें दिखाई देंगी कि जैसे ये बाहर हो रही हैं उससे। उसको ये नहीं लगेगा कि ये सब चीजें उसका पार्ट है, वो इनसे बहुत कनेक्टेड फील नहीं कर पाएगा। तो अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्शंस, अपनी सेंसेशंस, अपनी थॉट्स, इनसे उसके बीच एक फर्क आ जाएगा, एक डिस्टेंस आ जाएगा, और यही पेशेंट को बहुत परेशान भी कर देता है। अब ये जो डीप पर्सनलाइजेशन के सिम्टम्स हैं, ये किस तरह से दिखाई पड़ते हैं? एक बहुत ही कॉमन सिम्टम डीपीडीआर में दिखाई देता है, मतलब डीपर्सनलाइजेशन का एक पार्ट होता है जो, वो होता है एलेक्सीथाइमिया। एलेक्सीथाइमिया मतलब पेशेंट अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को समझ नहीं पाता, उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर पाता। समझेगा नहीं तो डिस्क्राइब भी नहीं कर पाएगा। पेशेंट को दूसरों को समझाने में, अपनी बात को दूसरों को एक्सप्रेस करने में बड़ी मुश्किल होती है। और यहां बात हो रही है फीलिंग्स की, तो पेशेंट अक्सर बड़ा कंफ्यूज महसूस करेगा। उसे लगेगा कि वो अपनी फीलिंग्स को ठीक से जान ही नहीं पा रहा, वो जो कहना चाहता है वो दूसरे को कह नहीं पा रहा, दूसरे तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा, और इस चीज का डिस्ट्रेस उसके मन में बहुत होगा। और कई बार वो एक ही बात को कई कई बार रिपीट कर सकता है, कई कई चीजें लोगों को बार बार बता सकता है, उसके बारे में लिखेगा, एक्सप्रेस करेगा, बहुत कोशिशें करेगा कि किसी तरह से अपनी फीलिंग्स दूसरों को बता दे, पर वो अक्सर ऐसा पाएगा कि वो ऐसा कर नहीं पा रहा। पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि जैसे उसकी बॉडी, उसकी फीलिंग, सेंसेशंस एकदम नंब पड़ चुकी हैं, जैसे कि उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। शरीर पे छुओ या कुछ चुभो तो भी उसको ऐसा लगेगा कि उसे महसूस ही नहीं हुआ। पेशेंट को रोबोटिक जैसा महसूस हो सकता है, लगता है कि उसके हाथ पैर हिल तो रहे हैं, बोल तो रहा है, उसकी आंखें ब्लिंक कर रही हैं, पर जैसे वो खुद नहीं कर रहा, जैसे कि उन पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है। पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि जैसे वो अपने शरीर से बाहर एग्जिस्ट करता है, जैसे कि वो दूर से खुद को देख रहा है। और हो सकता है वो ऐसा सोचे कि वो बिस्तर पे कहीं बैठा है या वो कमरे के किसी कोने में ऊपर से अपने को देख रहा है। तो ऐसे बड़े डिस्कनेक्टेड से फीलिंग्स या अपने एक्सपीरियंसेस वो पेशेंट कर सकता है। पेशेंट को अक्सर ऐसा लग सकता है कि उसकी जो मेमोरीज हैं वो शायद उसकी खुद की मेमोरीज नहीं है, शायद वो किसी और की मेमोरी हो सकती है, या शायद हो सकता है वो टाइम में पीछे जाकर कोई और घटनाएं देख रहा है।
पेशेंट अपनी मेमोरीज के साथ अपनी फीलिंग्स भी अटैच नहीं कर पाता, उसको ये महसूस नहीं होता कि वो खुद के बारे में सोच रहा है। उसे याद तो आ रही है, उसे पुरानी बातें याद हैं, पर वो ये नहीं देख पाता कि वो मेमोरीज उसकी खुद की हैं या वो बस कोई पिक्चर चल रही है उसके मन में। और जो भी उन मेमोरीज में दिखाई देता है, आमतौर पर तो लोगों को मेमोरीज में फीलिंग्स भी आती हैं, पर पेशेंट को वो समझ नहीं आता कि वो फीलिंग क्या है, क्यों है और उसे क्या महसूस करना चाहिए उन चीज़ों को सोचकर। तो इस वजह से मेमोरी के जो एक्सपीरियंसेस हैं पेशेंट को बड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, और इस वजह से पेशेंट अक्सर अपनी मेमोरी को ठीक से रिकॉल भी नहीं कर पाता, क्योंकि जो भी वो बताएगा उसे हमेशा कंफ्यूजन रहेगी कि क्या सच में ऐसा हुआ है या बस उसको ऐसा लग रहा है। साथ ही पेशेंट को ऐसा लग सकता है कि उसके शरीर के जो अंग हैं, जैसे कि उसके हाथ पैर हो गए या उसका पूरा बॉडी का साइज हो गया, उसकी हाइट हो गई, ये सब डिस्टॉर्टेड सा महसूस होगा। लगेगा या तो वो बहुत लंबा हो गया है या बहुत छोटा हो गया है, हाथ पैर उसके जो हैं वो सिकुड़ गए हैं या फैल गए हैं, या उनका रंग बदल गया है, उनका टेक्सचर बदल गया है। किसी तरह से उसको लगेगा कि जैसे शरीर अब वैसा नहीं है जैसा कि पहले था। पेशेंट को अक्सर ऐसा लग सकता है कि जैसे उसका शरीर किसी कपड़े में या किसी चीज से बंधा हुआ है, जैसे कि उसको जकड़ा हुआ है किसी चीज ने, जैसे कि वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता, जो वो चाहता है वो कर नहीं पा रहा। तो उसको अक्सर ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी चीज ने उसे जकड़ रखा है और वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से आजाद नहीं है। तो ये रहे लक्षण डीपीडीआर के। अब बात करेंगे कि डीपीडीआर का डायग्नोसिस कैसे होता है। डीपीडीआर का डायग्नोसिस कुछ सवाल पूछकर किया जा सकता है। पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाकर अपने सिम्टम्स बताता है, ये सारी चीजें बताता है, तो डॉक्टर जो है वो उससे थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, थोड़ा और ज्यादा उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे, पूछेंगे कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन से अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, किस वजह से शुरू हुए, कब शुरू हुए, क्या कोई ट्रॉमा या कोई ऐसा इमोशनली डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस क्या इसके पीछे मौजूद रहा है। किसी ना किसी तरह से पेशेंट की हिस्ट्री में जाकर, उसके सिम्टम्स में जाकर पता करेंगे कि पेशेंट ये सब क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और क्यों। फिर इसके बाद डॉक्टर जो है साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को डायग्नोसिस दे देंगे। कई मामलों में पेशेंट की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट जो चीज़ें बता रहा है वो कोई साइकोटिक सिम्टम भी हो सकता है या वो डिसोसिएशन का सिम्टम भी हो सकता है। कई बार पेशेंट का ये जो सिम्टम है ये सोमैटिक सिम्टम भी हो सकता है, जैसा कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में मिलता है। और कई बार पेशेंट के सिम्टम्स ओसीडी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो क्योंकि कई बार डॉक्टर्स को क्लैरिटी नहीं होती, इसलिए कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट कराए जा सकते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए कोई ब्रेन इमेजिंग नहीं की जाती। ऐसा नहीं कि कोई एमआरआई या सीटी स्कैन किया जाएगा, पर हाँ, उन मामलों में इमेजिंग की जा सकती है जब पेशेंट बताए कि इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से पहले उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, सर पे कोई चोट लगी थी। तब उस केस में फिजिकल कॉजेज को, मतलब ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी है, इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए ब्रेन इमेजिंग कराई जा सकती है। साथ ही डॉक्टर ये भी कंफर्म करना चाहेगा कि कहीं ये बीमारी किसी ड्रग को लेने की वजह से तो नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे साइकेडेलिक ड्रग्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों को डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन के सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं। इसी के साथ कई लोगों को जब दिमाग के दौरे पड़ते हैं तब भी वो इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो डॉक्टर ये भी देखना चाहेगा। साथ ही डॉक्टर ये देखेगा कि कहीं पीटीएसडी तो इसका कारण नहीं, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से तो ये शुरू नहीं हुआ, क्योंकि उस मामले में डीपीडीआर का डायग्नोसिस नहीं दिया जाएगा, जबकि ये पीटीएसडी का ही एक लक्षण माना जाएगा। इसीलिए पीटीएसडी का होना या ना होना भी जरूरी होता है डीपीडीआर के डायग्नोसिस के लिए। साथ ही पेशेंट को क्या कोई साइकोटिक डिसऑर्डर तो नहीं रहा, जैसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया का कभी एपिसोड रहा हो, या पेशेंट को अगर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी रहा हो तो भी उस मामले में डीपीडीआर का डायग्नोसिस नहीं दिया जाता, क्योंकि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब बीपीडी के पेशेंट्स अक्सर डीपीडीआर के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर किसी तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, स्पेशली बीपीडी है, तो उस केस में भी अलग से डीपीडीआर का डायग्नोसिस नहीं दिया जाएगा, जबकि वो बीपीडी का ही एक लक्षण माना जाएगा, डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन। डीपीडीआर ज्यादातर मामलों में एडोलेसेंट्स और युवाओं में पाया जाता है, मतलब जो लोग 25 या 30 से कम की उम्र के हैं उन्हीं लोगों में अक्सर ये डीपीडीआर ज्यादा पाया जाता है। वैसे तो ये किसी भी उम्र में देखने में आ सकता है, पर ज्यादातर मामलों में ये युवावस्था में ही डायग्नोस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का 40-45 की उम्र में डायग्नोसिस हुआ वो लेट डायग्नोसिस ही हैं। शुरुआत भी इस बीमारी की 40, 50, 60 की उम्र में हो सकती है। किसी भी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस की वजह से डीपीडीआर देखने में आ सकता है, पर ज्यादातर मामलों में क्योंकि डीपीडीआर की हिस्ट्री में जाएं तो पेशेंट को इमोशनल अब्यूज या किसी तरह का स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस या कोई नेग्लेक्ट या किसी तरह का ट्रॉमा एक्सपीरियंस करने को मिला होगा, लंबे समय तक ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा।
इसलिए ज्यादातर मामलों में ये युवावस्था में ही डेवलप हो जाती है बीमारी। नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस नामी के अकॉर्डिंग हर 4 लोगों में से 3 लोगों को कभी ना कभी कोई ना कोई डिसोसिएटिव एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में होता है और करीब 1 से 2% एडल्ट्स को डीपीडीआर का डायग्नोसिस मिल जाता है। अब बात करेंगे कि डीपीडीआर के कारण क्या होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में इंडिकेट किया कि इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल एब्यूज एक बड़ा कारण होता है डीपीडीआर के सिम्टम्स डेवलप होने का। अगर एक युवा ने बचपन में बहुत सारा इमोशनल एब्यूज सहा है, मतलब घर के किसी बड़े मेंबर की वजह से उसने बहुत प्रताड़ना सही है, उसको बहुत धिक्कारा जाता था, उसको सताया जाता था, इमोशनली टॉर्चर किया जाता था, उसको स्ट्रेस दिया जाता था, बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे घर पे, माता पिता के अच्छे संबंध नहीं थे, जिसकी वजह से बच्चे ने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया। इन वजहों से डीपीडीआर डेवलप हो सकता है। साथ ही अगर फिजिकल एब्यूज भी किया गया हो या सेक्सुअल एब्यूज भी किया गया हो और ये लंबे समय तक चला हो एब्यूज, तो भी डीपीडीआर के सिम्टम आ सकते हैं। घर के किसी व्यक्ति की अचानक से मृत्यु हो जाने की वजह से भी डीपीडीआर के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं और ये जो डीपीडीआर के सिम्टम है ये किसी भी उम्र में देखने में आ सकते हैं। पर क्योंकि युवाओं का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता, इसलिए डीपीडीआर के सिम्टम्स अक्सर युवावस्था में ही देखने में आ जाते हैं। फिर इसी के साथ अगर घर में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस रहा हो, फादर ने मदर को बहुत मारपीट किया हो या घर में वैसे ही कई सारे मेंबर्स के बीच मारपीट रही हो, किसी तरह का कोई क्राइम हुआ हो, मर्डर हुआ हो, सुसाइड हुआ हो, उस मामले में भी डीपीडीआर के सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। ज्यादातर जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डिसोसिएटिव एमनीशिया, डिसोसिएटिव फ्यूज या ये जो डिसोसिएटिव डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन के सिम्टम्स हैं, ज्यादातर ये जो बीमारियां हैं, लक्षण हैं, ये किसी स्ट्रेसफुल सर्कमस्टेंसेस में ही डेवलप होते हैं। मतलब एक व्यक्ति ने बहुत सा ट्रॉमा, बहुत सा स्ट्रेस, बहुत से सदमे एक्सपीरियंस किए होंगे, तभी उसके अंदर डीपीडीआर जैसे या कुछ दूसरी या डिसोसिएटिव बीमारियों जैसे लक्षण देखने में आए। और इनका बहुत क्लियरली पीछे एक साइकोलॉजिकल कॉज देखा जा सकता है। इसीलिए ये जो बीमारी है ये बहुत बायोलॉजिकल या जेनेटिक नहीं होती, जबकि ये साइकोलॉजिकल नेचर की ही होती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से डिप्रेशन हो या एंजाइटी के बहुत ज़्यादा लक्षण हो या पैनिक अटैक आ जाए, तो उस केस में भी डीपीडीआर के सिम्टम्स देखने में आ सकते हैं। नींद का ना मिलना, इंसोम्निया का होना, और अगर ये लंबे समय तक चले या कभी कोई ऐसा मौका हो जब एक व्यक्ति 40-50 घंटे तक सो नहीं पाया, तो भी डीपीडीआर के सिम्टम्स ट्रिगर हो जाते हैं। या अगर ऐसा कोई पेशेंट हो जिसको डीपीडीआर ऑलरेडी हो, तो अगर उसको डिप्रेशन, एंजाइटी या इंसोम्निया की प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से डीपीडीआर के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। साथ ही कुछ ड्रग्स की वजह से भी डीपीडीआर के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। मतलब डीपीडीआर पहले से है पर ड्रग ले लिया तो उससे सिम्टम्स बढ़ गए, ऐसा हो सकता है। इसी के साथ अगर किसी व्यक्ति को डीपीडीआर के सिम्टम्स हैं पर उसकी लाइफ में स्ट्रेस आता जाता रहता है, तो कई बार ऐसा होगा कि व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस महसूस करेगा, तो उस दौरान भी पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम है, पढ़ाई करनी है, तो जब वो ज्यादा पढ़ाई करेगा तो बच्चा उस समय ज्यादा डीपीडीआर के सिम्टम एक्सपीरियंस करेगा। या मान लीजिए किसी बच्चे ने घर में बहुत सारा कलेश, बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी थी और जैसे तैसे वो बड़ा हो गया, डीपीडीआर डेवलप कर गया, पर अब उसकी रिलेशनशिप हुई और रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, तो ब्रेकअप पीरियड के दौरान उसके अंदर डीपीडीआर के सिम्टम्स देखने में आ सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से कई सारे कारण देखने में आते हैं डीपीडीआर के। इसी से एक और रिलेटेड डिस्कशन आगे करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं डीपीडीआर के, कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से ज्यादा खतरा रहता है डीपीडीआर डेवलप होने का। कुछ लोगों में किसी भी तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर को डेवलप करने के चांस ज्यादा होते हैं, उनमें वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब वो सेंसिटिव हो सकते हैं, थोड़े मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, और जैसा कि बताया अगर बहुत लंबे समय से ट्रॉमा या स्ट्रेस हैंडल किया हो, तो ऐसे में उनके अंदर इमोशनल रूप से काफी सेंसिटिविटी और काफी कमजोरी देखने में आती है। तो इन लोगों के अंदर डीपीडीआर डेवलप करने के रिस्क तो ज्यादा रहते ही हैं। और रिसर्च ऐसा बताती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में डीपीडीआर ज्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट ज्यादातर डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स महिलाओं में ही ज्यादा पाए जाते हैं पुरुषों के मुकाबले। तो मतलब कि महिलाएं जो हैं, अगर उनको लंबे समय तक स्ट्रेस या ट्रॉमा का एक्सपीरियंस करने को मिले, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स डेवलप कर सकती हैं, जिनमें से डीपीडीआर भी एक पार्ट होता है। अब बात करेंगे कि डीपीडीआर का इलाज कैसे होता है, इसके लिए ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होती है।
डीपीडीआर के लिए कोई भी दवा को अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है, कोई भी दवा इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती, तो दवाओं से तो इसका इलाज नहीं होगा। पर क्योंकि पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, इस वजह से डॉक्टर्स दवा दे देते हैं ताकि थोड़ा बहुत रिलीफ मिले डिप्रेशन एंजाइटी में। और अगर ये सिम्टम्स कम होंगे तो पेशेंट को डीपीडीआर से या तो डील करने में आसानी होगी या फिर उनको कम करने में पेशेंट थोड़ा ज्यादा खुद को सक्षम पाएगा। पर डीपीडीआर को कम करने के लिए या उसको पूरी तरह से क्योर करने के लिए साइकोथेरेपी ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि डीपीडीआर के जो कारण होते हैं वो अगर इमीडिएट पास्ट में देखें या डिस्टेंट पास्ट में देखें तो देखने में आएगा कि पेशेंट की लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रॉमा, स्ट्रेस या कोई ऐसी अनहोनी घटनाएं घटी हैं जिस वजह से पेशेंट को डीपीडीआर हुआ है। तो इसलिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ही सबसे बेस्ट होता है ताकि पेशेंट अपने उन एक्सपीरियंसेस की जो नेगेटिविटी है उससे बाहर आ पाए। वो जो भी उसके लाइफ में जो एब्यूजेस रहे हैं, ट्रॉमास रहे हैं, उनको वो फिर से नए तरह से समझ पाए और उनसे जिस भी तरह का उस पर इफेक्ट आ रहा है, चाहे वो इमोशनल है, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल या लाइफ के किसी भी एरिया में, अगर उन ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस ने उसे इफेक्ट किया है तो पेशेंट के लिए ज़रूरी होगा कि वो इनसे खुद को बाहर निकाले, अपने को स्ट्रांग बनाए, और इसके लिए उसको साइकोथेरेपी देना ही सबसे बेस्ट होता है। वैसे तो कई पेशेंट्स बिना इलाज के भी ठीक हो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का पहला या दूसरा एपिसोड हुआ जो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक टिका और वो अपने आप रिजॉल्व हो गया। क्योंकि पेशेंट की लाइफ में जब स्ट्रेस आएगा तो सिम्टम्स आएंगे, स्ट्रेस चला जाएगा तो सिम्टम्स चले जाएंगे, या किसी तरह से खुद को समझा बुझाकर पेशेंट खुद को ठीक कर लेगा। पर अगर स्ट्रेस लंबा टिका रहे और कोई ना कोई ऐसा एपिसोड आ जाता है जब लंबे समय तक ये सिम्टम्स टिके रहते हैं और अपने आप नहीं जाते, तभी इलाज की जरूरत पड़ती है पेशेंट को। सबसे बेस्ट चांस तब होते हैं रिकवरी के जब डीपीडीआर सिम्टम्स के कारणों का क्लियरली पता हो। क्लियर तौर पे हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि इन स्ट्रेसेस की वजह से या ये जो भी तनाव हुए पेशेंट के लाइफ में अभी जस्ट रिसेंट पास्ट में, इनकी वजह से पेशेंट को सिम्टम आए, तो अगर हम उन कारणों को एड्रेस करेंगे, उनको समझेंगे, जानेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, कैसे पेशेंट जो है वो एक डिफेंसिव रिएक्शन दे रहा है, अगर हम ये समझेंगे और पेशेंट को कॉन्फ्लिक्ट को या प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाएंगे तो पेशेंट इजीली डीपीडीआर से बाहर आ जाएगा। और साइकोथेरेपी के अंदर दो कॉमन थेरेपीज होती हैं जो कि पेशेंट्स को बहुत हेल्पफुल होती हैं। एक होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और दूसरी होती है साइकोडायनामिक थेरेपी। इन दोनों थेरेपीज की मदद से डीपीडीआर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। साइकोडायनामिक थेरेपीज ज्यादा यूज में आती हैं, इन पर डॉक्टरों का, थेरेपिस्ट का फोकस ज्यादा होता है डीपीडीआर को क्योर करने के लिए। साइकोडायनामिक थेरेपी में पेशेंट को अपने पास्ट को एनालाइज करना सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि कैसे पास्ट के जो कई सारे इवेंट्स हैं उनका इम्पैक्ट उसके माइंड पर, इमोशंस और बिहेवियर्स पर कैसे पड़ा। पेशेंट को इंसाइट आती है, वो समझ पाता है कि कैसे उसके लाइफ के अलग अलग इवेंट्स और सिचुएशंस जो है आपस में कनेक्टेड हैं, और उसको ये भी समझाया जाता है कि कैसे पेशेंट जो है उन कॉन्फ्लिक्ट्स और उन डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए एक अनहेल्दी तरीके यूज कर रहा है, या उसका जो माइंड है, उसका जो ब्रेन है, वो कैसे एक अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है जिसमें कि उसे डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन के सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने में आ रहे हैं। साइकोडायनामिक थेरेपीज के अंदर डीपीडीआर के सिम्टम्स को एक डिफेंसिव रिएक्शन के तौर पर देखा जाता है। मतलब पेशेंट अपने बुरे हालातों से डील करने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। उसको जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो उसका जो दिमाग है वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहा, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये युवा हो सकता है तो ऐसे में उसका दिमाग अभी समझ ही नहीं पा रहा कि उसके साथ जो हुआ वो क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उसने बहुत सारा ट्रॉमा फेस किया है। तो ऐसे में उसका दिमाग इस स्ट्रेस से डील करने के लिए एक डिफेंसिव रिएक्शन अपनाता है और उसे रियलिटी से डिस्कनेक्ट करने लगता है। तो जब भी उसको बहुत स्ट्रेस होगा, ट्रॉमा एक्सपीरियंस होगा, तो दिमाग बड़े अनरियल से एक्सपीरियंसेस उसे महसूस कराने लगेगा जिससे कि वो थोड़ा रियलिटी से दूर अपने को महसूस करे, जिसमें कि वो अपनी जो इमीडिएट रियलिटी है, जहां उसको उस ट्रॉमा को फेस करना है, उससे मिले हुए जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना है, जिसमें कि उसे स्ट्रेस आएगा तो उस स्ट्रेस को हैंडल ना करना पड़े, इसलिए पेशेंट का दिमाग ये सिम्टम्स क्रिएट करता है। और अगर एक बार पेशेंट को ये समझ आ जाए कि उसकी लाइफ में कैसे ये डिफेंसिव रिएक्शंस दे रहा है तो पेशेंट को खुद को क्योर करना बहुत आसान होता है। तो इस तरह से काम करती हैं साइकोडायनामिक थेरेपीज। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर पेशेंट के जो बिलीव्स हैं, उसके जो थॉट्स और थिंकिंग स्टाइल्स हैं, उनको एनालाइज किया जाता है कि पेशेंट कैसे चीजों को गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। जो चीज हरे रंग की है उसको हरे रंग का ना मानकर उसको किसी और रंग का देख रहा है।
तो पेशेंट जो फॉल्स इंटरप्रिटेशंस बना रहा है, उन फॉल्स इंटरप्रिटेशंस को करेक्ट करना सिखाया जाता है। पेशेंट को बताया जाता है कि वो अपने आसपास की दुनिया की जो भी सेंस बना रहा है, जो समझ ले रहा है, उसको कैसे करेक्ट करे। तो फॉल्टी उसका एक मैकेनिज्म हो गया थिंकिंग का, उसको एक बेटर मैकेनिज्म देना जरूरी है। तो पेशेंट को थोड़ा रैशनल बनाया जाएगा। साथ ही पेशेंट जो कुछ बिहेवियर्स हैं जिसमें कि वो अवॉइडेंट हो रहा है, उसको अवॉइडेंट होने की बजाय सिचुएशंस का सामना करना सिखाया जाएगा, ताकि वो उन्हें अप्रोच करे और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सॉल्व करे। इसी के साथ एक तीसरी टेक्निक यूज की जाती है जिसे माइंडफुलनेस या ग्राउंडिंग टेक्निक्स कहते हैं। इसके अंदर पेशेंट को अपनी रियलिटी के साथ कनेक्शन दोबारा से महसूस करना सिखाया जाता है। पेशेंट को ऐसा सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने सेंसेस को, जो वो देखता है, सुनता है, सूंघता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है, ये सारे सेंसेस जो हैं इनके साथ दोबारा से अपने एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से कनेक्ट करे। तो पेशेंट को छोटी छोटी ऐसी एक्सरसाइजेज दी जाती हैं जिससे कि वो दोबारा से अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करे, ताकि पेशेंट को फिर से यकीन आ जाए कि हाँ, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ, मैं अपने शरीर में एग्जिस्ट करता हूँ, आसपास की दुनिया रियल है। वो इस रियलिटी के साथ अपना कनेक्शन बना पाए, इसके लिए ग्राउंडिंग टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। और ग्राउंडिंग टेक्निक्स का जो पूरा आधार बेसिस होता है वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है। तो पेशेंट जब अपने सेंसेस को लेकर, अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस को लेकर जब माइंडफुल हो जाएगा, प्रेजेंट मोमेंट में जो वो महसूस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उस पर अपना अटेंशन लेकर जाएगा, तो पेशेंट को एक बेहतर रियलिटी का एक्सपीरियंस होगा। पेशेंट समझ जाएगा कि हाँ, आसपास की चीजें रियल हैं और वो अपने एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है और उसके सेंसेस ठीक ठाक काम कर रहे हैं। वो ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएगा प्रेजेंट मोमेंट को। इस तरह से वो अपना एक कनेक्शन दोबारा से इस्टेब्लिश करेगा एनवायरनमेंट के साथ। इसी तरह एक और टेक्निक है जिसे EMDR कहते हैं, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रिप्रोसेसिंग। इस थेरेपी को वैसे तो PTSD के इलाज में यूज किया जाता है, पर DPDR जैसे डिसोसिएटिव एक्सपीरियंसेस को ठीक करने में भी EMDR की एप्लीकेशंस देखी गई हैं। अब इस वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे DPDR के सिम्टम से कोप किया जा सकता है, कैसे खुद को संभाला जा सकता है जब बहुत ज्यादा DPDR के सिम्टम्स कोई पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा हो। ये जो टेक्निक्स हैं ये भी ग्राउंडिंग टेक्निक्स का ही पार्ट है। जैसे पेशेंट को जब DPDR महसूस हो रहा हो तो पेशेंट अपने हाथ पर या अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर एक आइस क्यूब रख सकता है। एक आइस क्यूब को ऐसे रगड़ सकता है ताकि वो ठंडा महसूस करे और उसको रियल महसूस हो। वो महसूस कर पाए कि उसकी स्किन ठंडा महसूस कर रही है और उस ठंडक के साथ वो एक कनेक्शन बना पाए। साथ ही पेशेंट अपने स्किन पर कुछ चुभो सकता है, जैसे कि कोई पिन चुभो दिया या उसको एक चूंडी मार दी। इस तरह से करना अच्छा होगा, पेशेंट को हेल्प करेगा। किसी ठंडी चीज के अलावा किसी गर्म चीज को भी पेशेंट छू सकता है, उसको अपने हाथ पे रख सकता है। साथ ही पेशेंट ऐसा कर सकता है कि अपने आसपास रूम पर थोड़ा ऑब्जर्व करे, देखे कि कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, क्या चीजें उसे आसपास दिखाई देती हैं। वो ऐसा कर सकता है कि चीजों का नाम लेना शुरू करे कि मुझे पंखा दिखाई दे रहा है, मुझे कुर्सी दिख रही है, मुझे हरे रंग का एक शो पीस लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे सामने दीवार का एक बड़ा पैटर्न दिखाई दे रहा है, उसमें गोले दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी चीजें जो उसको आसपास दिख रही हैं उनको वो डिस्क्राइब कर सकता है या चीजें रूम के अंदर काउंट कर सकता है। साथ ही पेशेंट अपनी आंखों को घुमाकर, ऐसे ऐसे आंखों को घुमाकर कई बार प्रैक्टिस कर सकता है और आसपास जो चीजें दिख रही हैं उनको ऐसे आंखें रोल कर कर एक नजर मार सकता है। तो जैसे मान लीजिए सामने एक कमरा है और कमरे में ऐसे 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 पेशेंट जो है अपनी आंखें घुमाकर चारों तरफ ऐसे देख रहा है। इस तरह से आंखें घुमा सकता है। पेशेंट डीप ब्रीदिंग कर सकता है। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका होता है पेशेंट स्लो, धीमी गति में डीप ब्रीदिंग करे। लंबी सांस ले, लंबी सांस छोड़े और धीरे धीरे ले और धीरे धीरे छोड़े। बहुत जल्दी जल्दी सांस नहीं छोड़नी, ना ज्यादा तेज सांस लेनी है। जितना धीरे वो सांस लेगा उतना ही ध्यान उसका उन सांसों पर जाएगा, क्योंकि सांस को धीमा करने में एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। और जितना वो ये ध्यान देगा उससे वो रिलैक्स भी होगा, ब्रीदिंग के भी बेनिफिट मिलेंगे और पेशेंट अपने सांसों के साथ अपना अटेंशन बनाकर थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में अपनी अवेयरनेस ला पाएगा। फिर इसी के साथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन की अलग अलग एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, जैसे माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुली चलना। एक एक स्टेप जो वो ले रहा है पेशेंट चलता हुआ उसको नोटिस करे। चलते समय जमीन कैसी महसूस होती है, या अगर वो नंगे पैर चल रहा है तो जमीन का टेम्परेचर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कैसा महसूस होता है, इसको जरा नोटिस करे। माइंडफुल ईटिंग, कोई चीज़ खाए और उसको थोड़ा टाइम ले खाने में, उसको थोड़ा उसके टेक्सचर को महसूस करे, उसको स्मेल करे, उसका टेस्ट करे, उसको धीरे धीरे चबाए। तो माइंडफुल तरीके से ईटिंग, वॉकिंग, कई सारी एक्टिविटीज की जा सकती हैं जिससे कि पेशेंट रियलिटी में अपना कनेक्शन महसूस करेगा।
फिर इसी के अलावा अपने एक्सपीरियंसेस को कहीं लिखा जा सकता है, उसको किसी को बताया जा सकता है, किसी थेरेपिस्ट से डिस्कस किया जा सकता है। ये सारे तरीके भी पेशेंट को अपने थॉट्स या अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको ऑर्गेनाइज कर कर एक्सप्रेस करने में मदद देते हैं। क्योंकि इन सिम्टम्स के साथ काफ़ी सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी जुड़ा होता है, तो जब इन सिम्टम्स को बताया जाएगा तो पेशेंट का जो इमोशनल लोड है वो भी कम होगा, पेशेंट हल्का महसूस करेगा और इन सिम्टम्स से अच्छे से डील कर पाएगा। और साथ ही क्योंकि उसको फीलिंग्स की एक्सप्रेशन में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, तो जब वो सिम्टम्स को बताएगा तो वो अपने मन में जो प्रेशर बिल्ड कर रहा है इन सिम्टम्स की वजह से उन्हें रिलीज करेगा, तो ऐसे में वो बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेगा। उसका अपनी फीलिंग्स और थॉट्स के साथ कनेक्शन बनेगा और वो जान पाएगा कि वो क्या महसूस कर रहा था, क्यों कर रहा था और उसे किस तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। तो किसी भी तरह से अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करना ये पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये रही पूरी जानकारी डीपीडीआर के बारे में। इसके लक्षण बताए, इसको डायग्नोस कैसे करना है ये बताया, इसके कारण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, इस पर थोड़ा सा आपको जानकारी दिया। इस तरह की जानकारी डीपीडीआर के बारे में आगे भी डिस्कस करूंगा, इसके इलाज के बारे में कि इसको कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे और बेहतर तरह से इसे समझ सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। कुछ और टेक्निक्स बताऊंगा कभी आगे की वीडियोस में कि कैसे डीपीडीआर के सिम्टम्स को दूर करने में ग्राउंडिंग टेक्निक्स या सीबीटी कैसे हेल्प करती है। और जैसा कि बताया कि डीपीडीआर के लिए सबसे बेस्ट जो थेरेपी होती है वो साइकोथेरेपी ही होती है। वही इलाज सबसे बेस्ट होता है, काम भी करता है, रिसर्च भी अवेलेबल है उस पर और साथ ही थोड़े ही समय में पेशेंट इन सिम्टम्स से बाहर आ सकता है साइकोथेरेपी की मदद से। तो इस तरह की जानकारी और लेने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।